हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नॉन टेक्निकल मैराथन को, जो कि होने वाली है जनरल अवेयरनेस की। ये जो मैराथन होने वाली है, ये आपके होने वाली सारी टेक्निकल एग्जामिनेशन जिसमें नॉन टेक्निकल पूछा जाता है, उन सारी एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस मैराथन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस को। एंड उस क्वेश्चंस को ही हम सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे, उसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके अलावा पूछी जा सकती है, वो सारी चीज़ें भी आपको इस मैराथन में देखने मिलेगी। जो डेटा आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा एक्स्ट्रा का, वो कुछ टेबल फॉर्म में किया जाएगा, कुछ आप लोगों को थ्योरी फॉर्म में किया जाएगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। सो ये जो सेशन होने वाला है, ये जो मैराथन होने वाली है आज की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी होने वाली सारी एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको जो ये मैराथन है, ये स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखनी होगी। इसके अलावा हमने ऑलरेडी एक नॉन टेक्निकल की जनरल अवेयरनेस की ई बुक बनाई थी, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने मिला। उस ई बुक में ऑलरेडी हमने स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। एंड उसी से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की थी। ये 150+ पेजेस का ई बुक था, जिसका कोई वीडियो फॉर्म में एक्सप्लेनेशन नहीं था, सिर्फ ई बुक आप लोगों को प्रोवाइड किया था। स्टिल काफ़ी सारा स्टूडेंट का बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें इसमें देखने मिला। बोला गया कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें एक ही ई बुक में कवर अप करवाई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो ये सेकेंड जो है ई बुक लाया है, सेकेंड जो ये मैराथन लाया है, इसमें थोड़ा एडवांस आपको देखने मिलेगा, क्वेश्चंस देखने मिलेंगे और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने जो फर्स्ट ई बुक में कवर अप नहीं करवाई थी, वो इसमें कवर अप करवाई है। सो ये जो मैराथन है, हमने इसका वीडियो फॉर्म भी लाया हुआ है। एंड अगर आप इसका ई बुक परचेज करना चाहते हो आज की मैराथन का, तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। ऑलरेडी हमने कोचिफाई के एप्लीकेशन में उसे अपलोड कर दिया है। तो जैसे कि पहला ई बुक था, जिन भी लोगों ने नहीं लिया होगा नॉन टेक्निकल जनरल अवेयरनेस का पहला वाला ई बुक जो हमने ऑलरेडी दिया था 150+ पेजेस का, वो अगर नहीं लिया होगा तो आप वो भी ले सकते हो। एंड सेकेंड जो है, आप इस मैराथन को भी देख सकते हो। जैसे आप मैराथन देखोगे तो आप लोगों को समझ आएगा काफ़ी सारी चीज़ें हमारी कवर अप हो रही है एक सिंगल मैराथन के थ्रू। जो कि हमारा हमने फर्स्ट में नहीं कवर अप करवाया था, वो सारी चीज़ें हमने सेकेंड में कवर अप करवाई। और आने वाले डेज में हम जो भी चीज़ें और भी जो कवर अप नहीं हुई है और भी जो इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, वो सारी चीज़ें आने वाले डेज में आपको और भी देखने मिलेगी। सो ये ऑल इन ऑल जो मैराथन होने वाली है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों का इसको ई बुक परचेज करना है तो आप कोचिफाई के एप्लीकेशन पे जा सकते हो। एंड एप्लीकेशन आप लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको इंस्टॉल करना होगा, बेसिक डिटेल के साथ उसे रजिस्टर करना होगा। एंड आप स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाकर, ई बुक सेक्शन में जाकर आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हो। दोनों ई बुक्स अवेलेबल है, दोनों भी आप लोगों की एग्जामिनेशन जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों का जो डेटा है, आपको सिर्फ 2 ई बुक अगर आप लेते हो तो आपको काफ़ी सारा डेटा आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। आपको 10 जगह आपको सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों ई बुक्स आपकी आने वाली एग्जामिनेशन के लिए। सो आज का जो मैराथन होने वाला है, वो आपको कंप्लीट एंड तक के देखना होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सारी एग्जामिनेशंस को लेकर, तो आपको एंड तक देखना होगा। और आपको ई बुक चाहिए तो आप ई बुक भी ले सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, लोथल सिटी वॉज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, SR राव। सो लोथल सिटी के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो थे SR राव, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंडस सिटीज़ है, वो आप लोगों के लिए गिवन है। उसके प्रोविंस गिवन है, मतलब कि वो कहाँ पर लोकेटेड है। देन रिवर, कौन सी रिवर बैंक के ऊपर वो लोकेटेड है। ईयर ऑफ डिस्कवरी एंड आर्कियोलॉजिस्ट। सो ये कंप्लीट लिस्ट जो है ये इंडस सिटीज़ की यहाँ पर गिवन है। इसके बेसिस पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ कंवर डायनास्टी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वसुदेवा। वसुदेवा जो थे वो फाउंडर थे कंवर डायनास्टी के, जिसे मगध भी कहा जाता था। ठीक है, नीचे की जो एक लिस्ट दी हुई है उसमें डायनास्टीज ऑफ इंडिया गिवन है। ये सारी मगध की ही डायनास्टी है, जैसे कि हार्यंका डायनास्टी, नंदा डायनास्टी, मौर्यन डायनास्टी, सुंगा डायनास्टी एंड कंवर डायनास्टी। ठीक है, इनके फाउंडर्स गिवन है एंड ये कौन से पीरियड में हुआ करती थी, वो सारी चीज़ें गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वॉज फॉट बिटवीन नवाब ऑफ बंगाल एंड मराठा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बैटल ऑफ कटवा। सो नवाब ऑफ बंगाल एंड मराठा के बीच में इनमें से कौन सा युद्ध जो है वो हुआ, तो वो हुआ था बैटल ऑफ
कटवा। ओके, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स गिवन है, वो किन के बीच में हुई थी वो भी गिवन है, और कौन से साल में हुई थी वो भी गिवन है। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ कटवा जो हुआ था वो 1742 में हुआ था, एंड सेकेंड बैटल ऑफ कटवा जो हुआ था वो 1745 में हुआ था। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन ऋग्वेदा झेलम रिवर वॉज नोन एज, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी वितस्ता। ऋग्वेदा में झेलम रिवर को जो है वितस्ता कहा जाता था। ओके, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। साइड में आपको एक टेबल गिवन होगा, उसमें ऋग्वेदिक नेम्स है एंड मॉडर्न नेम्स है। सो आप ये ऋग्वेदिक नेम्स ध्यान में रख सकते हो, एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पुराना किला इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाय, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी शेर शाह सूरी। इन्होंने जो है पुराना किला को दिल्ली में बिल्ड किया था। ओके, सो ये उसके बिल्डर थे। सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है, मॉन्यूमेंट्स के बाद दिया हुआ है कि उनका कंस्ट्रक्शन किसने किया एंड उनका लोकेशन गिवन है। सो ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जंतर मंतर इन दिल्ली वॉज बिल्ड बाय महाराजा डैश। सो जंतर मंतर दिल्ली का जो है वो किसके द्वारा बिल्ड किया गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयसिंह टू ऑफ जयपुर। सो इन्होंने जो है 5 जंतर मंतर बिल्ड किया टोटल, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी में। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड्स में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है एंड उनके किन्होंने बिल्ड किया ये गिवन है। जैसे दिल्ली की बात करते हो तो दिल्ली में जितने भी इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स है आप देख सकते हो, कुतुब मीनार, पुराना किला, मोटी मस्जिद, जंतर मंतर, जामा मस्जिद। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स है एंड वो किनके द्वारा बिल्ड किए गए वो भी आप लोगों को गिवन है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के मोन्यूमेंट्स है, उसके लोकेशन दिया हुआ है प्रॉपर कि उत्तर प्रदेश में भी वो कहाँ पर है। जैसे आगरा फोर्ट आगरा में है, उसी तरह आप देख सकते हो कि अकबर टॉम जो है वो सिकंदरा में है, तो उसे किसने बिल्ड किया है, वो दोनों को अकबर ने बिल्ड किया है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है उत्तर प्रदेश की वो गिवन है उसके लोकेशन के साथ एंड उनके बिल्डर्स के साथ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में राजस्थान स्टेट के बारे में देखेंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है, अदाई दिन का झोपड़ा जो कि काफ़ी बार एग्जामिनेशन पूछा गया है राजस्थान के ही, देन दिलवाड़ा जैन टेम्पल, हवा महल, जयगढ़ फोर्ट, तो इनका प्रॉपर लोकेशन भी गिवन है एंड इनके जो बिल्डर है वो भी गिवन है। हम अगर सारी लिस्ट को अगर अभी रीड करते हैं तो काफ़ी हमारा सेशन लेंदी हो जाएगा, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो ई बुक के माध्यम से। आप लोगों को ई बुक ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी गई है जो कि आप कोचिफाई के एप्लीकेशन से ले सकते हो। बढ़ते आगे, नेक्स्ट स्लाइड में उड़ीसा के कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है, देन आप पंजाब का देख सकते हो, गुजरात, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर एंड महाराष्ट्र। सो जितने भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स थे जिस स्टेट के वो सारे गिवन है, उनके लोकेशन गिवन है, उनके बिल्डर्स गिवन है, आप ये सारा ई बुक के माध्यम से पढ़ सकते हो। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय whom। सो नालंदा यूनिवर्सिटी किनके द्वारा खोजी गई थी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारा गुप्ता के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था। ओके, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज एलिफेंट्स इन वॉर। इनमें से कौन सा किंगडम है जिन्होंने पहली बार एलिफेंट को वॉर में यूज किया था। सो वो थे मगध, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मगध किंगडम के द्वारा एलिफेंट्स को सबसे पहले वॉर में यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रीन प्लैनेट। इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसे ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है, तो वो है यूरेनस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्लाइड में आप लोगों को पिक्चर गिवन है एंड वो पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हो कि यूरेनस जो है वो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ग्रीन शेड नजर आ रहा है, इसलिए यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट जो है वो कहा जाता है। ओके, सो ये कंप्लीट लिस्ट जो है वो गिवन है कलर्स ऑफ प्लैनेट की। मर्क्यूरी जो है वो ग्रे एंड स्लाइटली ब्राउनिश कलर का होता है, वीनस जो है वो पेल येलो कलर का होता है, अर्थ ब्लू विद वाइट क्लाउड्स, मार्स जो है मोस्टली रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जुपिटर ऑरेंज एंड वाइट बैंड्स, सैटर्न जो है वो पेल गोल्ड कलर का होता है, यूरेनस ग्रीन, नेपट्यून जो है वो पेल ब्लू एंड प्लूटो जो है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, सो प्लूटो जो है
वो ड्वार्फ प्लैनेट है, वो एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, वो हमारा एक्चुअली हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स है। ओके, सो यूरेनस इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन विच लुक्स ग्रीन इन कलर एंड इज द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेटरी रेडियस एंड 4th लार्जेस्ट प्लैनेटरी मास इन अ सोलर सिस्टम। मतलब कि ये 7th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, जिसका 3rd लार्जेस्ट प्लैनेटरी रेडियस है एंड 4th लार्जेस्ट प्लैनेटरी मास है। ठीक है, मतलब कि मास के माध्यम में वो 4th आता है एंड रेडियस के माध्यम में वो 3rd आता है। ओके, एंड नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताई गई है अबाउट प्लैनेट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछा है कि अर्थ ट्विन किसे कहा जाता है, तो आप देख सकते हो ये सेकेंड बॉक्स में विनस को कहा जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ बहुत सारी इवनिंग स्टार कौन है, वो विनस है। देन फादर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इज नेपट्यून। देन उसके बाद क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सो ये सारी चीज़ें आप ई बुक के माध्यम से जो है वो पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी मेंशन की है। ओके, सो बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, टिबेटियन प्लेटू इज लोकेटेड इन, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बिटवीन हिमालयाज एंड कुनलुन माउंटेन। सो टिबेटियन प्लेटू जो है वो हिमालयस एंड कुनलुन माउंटेन के बीच में लोकेटेड है, आप इस इमेज में देख सकते हो। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज गिवन है एंड वो कहाँ पर लोकेटेड है वो भी गिवन है। जैसे डेक्कन प्लेटू देखते हो तो वो सदर्न इंडिया में है, अरेबियन प्लेटू जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में है, प्लेटू ऑफ ब्राजील जो है वो सेंट्रल ईस्टर्न साउथ अमेरिका में है, प्लेटू ऑफ मैक्सिको जो है वो मैक्सिको में है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटूज गिवन है एंड उनका लोकेशन गिवन है, तो आप इसे भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21%। सिंपल सा क्वेश्चन है बट काफ़ी बार हमें कंफ्यूजन होता है एंड ये हम रॉन्ग करके आते हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन जो है वो 78% होता है एंड ऑक्सीजन जो है वो 21% होता है। ठीक है, एंड उसके अलावा जो अदर गैसेज होती है वो 0.17% की होती है एंड उस 17% में जो आती है वो होती है अर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन एंड हेलियम। ओके, सो उनका भी परसेंटेज गिवन है, आप इस चार्ट में पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द आउटर पार्ट ऑफ द एक्सोस्फीयर इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नेटोस्फीयर। सो आउटर पार्ट ऑफ द एक्सोस्फीयर का जो आउटर पोर्शन होता है, आप अगर ये इमेज में देखोगे तो आपको नजर आएगा कि एक्सोस्फीयर का जो आउटर पार्ट है उसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। ओके, ये जो है इसे कहा जाता है, ये है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। आप देख सकते हो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ठीक है, जो ट्रोपोस्फियर होता है वो होता है अप टू 7 किलोमीटर, स्ट्रैटोस्फियर होता है वो होता है अप टू 50 किलोमीटर, मेसोस्फियर होता है अप टू 80 किलोमीटर्स, थर्मोस्फियर होता है अप टू 500 किलोमीटर एंड एक्सोस्फियर जो होता है वो 10,000 किलोमीटर तक के सरफेस तक के उसका जो है वो पाया जाता है। सो इसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक लेयर, और ये साइड की डायग्राम से आप देख सकते हो कि उसका टेम्परेचर कितना होता है और वहाँ से कौन सी चीज़ें जो है वो पास ऑन होती है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बार एटमॉस्फेरिक लेयर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभार किलोमीटर के फॉर्म में पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है कि कौन सी फर्स्ट लेयर है, कौन सी सेकेंड लेयर है। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ प्लैटिनम, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है प्लैटिनम का। सो यहाँ पे कुछ मिनरल्स दिए हुए हैं एंड उनका जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो मोस्टली कहाँ पर पाया जाता है, वो कंट्रीज़ के नेम्स गिवन है, तो आप देख सकते हो। हमने बात की थी यहाँ पर प्लैटिनम की जो कि साउथ अफ्रीका में है। इसके अलावा अगर हम और भी मिनरल्स की बात करें, जैसे गोल्ड जो है वो चाइना उसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, बॉक्साइट की बात करते हो तो ऑस्ट्रेलिया है एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, डूरन लाइन इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन डैश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो डूरन लाइन ये बाउंड्री लाइन है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये जो रेड कलर का लाइन अब इस मैप में नजर आ रहा होगा आपका, वो है डूरन लाइन जो कि अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का बाउंड्री लाइन है। ओके, उसके अलावा आप ऊपर जो चार्ट दिया हुआ है उसमें देख सकते हो कि बाउंड्री लाइन इंडिया के साथ में जो है वो गिवन है। सो सबसे पहले जो है वो है मैकमोहन लाइन, जो कि आप देख सकते हो इंडिया एंड चाइना का बाउंड्री लाइन है। ब्राउन कलर का लाइन बना हुआ है वो है मैकमोहन लाइन। ओके, देन है रेडक्लिफ लाइन जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान शेयर करता है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इंडिया एंड पाकिस्तान करता है फिर से, एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इंडिया एंड चाइना का है। सो यहाँ पे दो इंडिया और चाइना शेयर करता है, मैकमोहन लाइन एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, रेडक्लिफ एंड लाइन ऑफ
कंट्रोल जो है वो इंडिया एंड पाकिस्तान करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में जो है कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस है दूसरी कंट्रीज की, जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन जो है इसमें से भी बनता है। ओके, सो ये लिस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस है वो आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, बरेही पानी वाटरफॉल इज इन विच इंडियन स्टेट? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। सो बरेही पानी वाटरफॉल जो है वो कौन सी इंडियन स्टेट में पूछा गया, तो वो उड़ीसा में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसका हाइट जो है वो 400 मीटर का है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है वो दिया हुआ है एंड उनका हाइट भी दिया हुआ है। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एज अ। सो ब्लीचिंग वाटर जो है वो हम ड्रिंकिंग वाटर में यूज करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट, और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डैम इज बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर? सो नर्मदा रिवर के ऊपर इनमें से कौन सा डैम जो है वो बिल्ट किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार सरोवर डैम। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चार्ट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स गिवन है, कौन से स्टेट में आते हैं एंड वो कौन से रिवर के ऊपर उसे बनाया गया है ये दिया हुआ है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे कि इंदिरा सागर डैम जो कि मध्य प्रदेश में, ये भी नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, देन है नागार्जुना डैम जो कि तेलंगाना में है, कृष्णा रिवर के ऊपर इसे बनाया गया है। हीराकुड डैम जो कि उड़ीसा में है, महानदी रिवर के ऊपर इसे बनाया गया है। सो ये इंपॉर्टेंट मेजर डैम्स है, उनकी स्टेट, उनकी लोकेशन पता होनी इंपॉर्टेंट है एंड कौन से रिवर के ऊपर उसे बिल्ड किया गया है ये भी पता होना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऑन विच रिवर इज अ मीटू डैम सिचुएटेड? सो अभी क्वेश्चन रिवर्स पूछा गया है कि मीटू डैम जो है वो कौन से रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी रिवर। सो अगेन यहाँ पे डैम्स है, कौन से स्टेट में, कौन सी रिवर पे उन्हें बिल्ड किया गया है, ये भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए दी है। सो मीटू डैम जो है वो कौन से रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, वो कावेरी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। ओके, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया? कौन से साल में दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल बना? वो बना ऑप्शन ए 1911 में। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दिसंबर 1911 किंग जॉर्ज ऑफ ब्रिटेन डिक्रीड दैट द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वुड बी मूव्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। सो पहले जो कोलकाता हुआ करता था इंडिया का कैपिटल, उससे मूव्ड होकर वो दिल्ली कब हुआ? 1911 में। और इसे किसने फैसला लिया ये वाला? ये किंग जॉर्ज वी जो थे उन्होंने इसका फैसला सुनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सूरत सिटी इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? सूरत सिटी जो है वो कौन से रिवर के ऊपर सिचुएटेड है ये पूछा जा रहा है। ओके, अभी यहाँ पर सिटी की बात की जा रही है। सो सूरत सिटी जो है वो तापी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट टाउन्स गिवन है एंड वो कौन से रिवर के ऊपर सिचुएटेड है वो दिया हुआ है। जैसे हमने अभी देखा कि सूरत जो वो तापी रिवर पर है, उसी तरह वाराणसी जो है वो गंगा रिवर के ऊपर है। ओके, बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा रिवर के ऊपर है। ठीक है, अयोध्या जो है वो सरयू रिवर के ऊपर में है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट ऑफ टाउन्स मैंने दिए हुए हैं एंड उसी के साथ उनकी रिवर्स भी दी हुई है। इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्वेश्चंस इस टाइप का पूछा जाता है। सो आपको ये जो टाउन है वो कौन से रिवर के ऊपर सिचुएटेड है वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, एक जनरल अवेयरनेस की ऑलरेडी ई बुक हमने कोचिफाई के एप्लीकेशन में अपलोड कर दी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ई बुक है जिसमें बेसिक जो स्टैटिक जीके आता है आप लोगों का, वो कंप्लीट स्टैटिक जीके कवर अप किया है। उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है एंड काफ़ी सारा डेटा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। आप जिन भी एग्जामिनेशन के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी टेक्निकल एग्जामिनेशन जिसमें नॉन टेक्निकल पूछा जाता है, तो उन सारे एग्जामिनेशन के लिए ये ई बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें काफ़ी सारा डेटा जो है वो कॉन्सेप्ट थ्योरी के साथ गिवन है। वन लाइनर क्वेश्चंस है, एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस है एंड काफ़ी सारा थियरी जो टेबल फॉर्म में है एंड इंपॉर्टेंट डेटा के साथ आप लोगों के लिए ई बुक बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं परचेस किया होगा तो आप कोचिफाई के एप्लीकेशन से इसे परचेस कर सकते हो। फ्लैट 40 का अगर कूपन कोड अप्लाई करते हो तो 40% का डिस्काउंट आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। ओके, सो ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेते हो तो आपको काफ़ी सारा डेटा एक ही जगह पर मिलेगा और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आप लोगों के लिए ई बुक बनाया गया है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कोई भी टेक्निकल एग्जामिनेशन में के लिए तो आपके लिए ये बेस्ट है।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन रिलेटेड टू अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। सो इनमें से कौन सा ऐसा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर राज्यसभा की सीट्स के लिए अलोकेशन के बारे में बताया गया है? सो वो है 4th शेड्यूल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स है एंड उन 12 शेड्यूल में किन के बारे में बताया गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। अभी हमने 4th शेड्यूल के बारे में बात किया जिसमें अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा के बारे में बताया गया है। ठीक है, सो ये टोटल 12 शेड्यूल्स है। आप लोगों को इसके बारे में इन 12 शेड्यूल में क्या क्या कंसिडर किया है इस चार्ट में गिवन है। सो आप ये चार्ट को अगर रीड करते हो तो आपको सारी आइडिया क्लियर हो जाएगी। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? आंसर हो जाएगा 5 जून। काफ़ी बार एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा गया है कि एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द मेंबर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर डैश। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। सो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज से वो चूज किए जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, वो होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। सो इसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, इसके अलावा जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चूज किए जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सोल्यूबल विटामिन? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है, वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई एंड के, ये होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन जो कि इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, वो होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। ओके, एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? बी ग्रुप विटामिन एंड विटामिन सी। बी ग्रुप में विटामिन B12 जो होता है उसे छोड़कर, ठीक है, बी ग्रुप के सारे एक्सेप्ट B12 एंड विटामिन सी आर द वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, सो ये होता है फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क ग्रीन कलरेशन इन लीव्स is caused due to deficiency of which mineral? So लीफ में जो डार्क कलरेशन आता है लीव्स में वो किसकी डिफिशियंसी की वजह से आता है? कौन से मिनरल के डिफिशियंसी की वजह से होता है? ये हमें पूछा गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉस्फोरस। आप इस इमेज में देख सकते हो कुछ थोड़ा ग्रीन कलर का डार्क कलरेशन आप लोगों को नजर आ रहा है। सो फॉस्फोरस की कमी के वजह से जो है लीफ में डार्क ग्रीन कलरेशन हो जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है उनमें किसकी डिफिशियंसी की वजह से उनमें जो चेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं। सो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी जब होती है तब वो हो जाता है वो लीव्स टर्न येलो, आप देख सकते हो इमेज में। देन फॉस्फोरस की कमी होती है तो पर्पल एंड ब्रॉन्ज डिसकलरेशन हो जाता है अपर एंड लोअर साइड ऑफ द लीव्स। सो नेक्स्ट है पोटेशियम, उसके बाद नेक्स्ट आता है कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक, इसके बाद आता है मैग्नीशियम, आयरन एंड बोरॉन। तो इन सब की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, किस तरह चेंजेस आते हैं, आप इमेज में भी देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, और वो किस लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें गिवन है। सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ऑलरेडी ई बुक में मेंशन की है जो कि आप एक बार रीड कर लेना। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच मेटल इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर? सो न्यूक्लियर पावर के जनरेशन के लिए इनमें से कौन सा मेटल है जो कि यूज किया जाता है? तो वो है यूरानियम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एटम मॉलिक्यूल्स आयंस हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, आइसोटोप। सो आइसोटोप क्या होता है? जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो होता है आइसोटोप। इसके अलावा आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये भी ध्यान में रखना है, आइसो इलेक्ट्रॉन एंड आइसोटोन। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इट मीन्स इक्वल इलेक्ट्रिक और इक्वल चार्ज। ठीक है, एंड आइसोटोन क्या होता है? जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ठीक है, जो कि आइसोटोप के अपोजिट होता है आइसोटोन। ठीक है, आइसोटोप मैंने आप लोगों को अभी बताया कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा कुछ सम इंपॉर्टेंट आइसोप्लीट जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो कि आइसोहिल्स किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो सनशाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये कुछ आइसोप्लीट है जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी कि वो किसे रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन के सबसे पहले चेयरमैन कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लानिंग कमीशन का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? भारत रत्न अवार्ड जीतने वाले पहले रेसिपिएंट कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अबाउट भारत रत्न जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे पहले दिया गया वो सारी चीजें मेंशन की है। जैसे आप देख सकते हो भारत रत्न पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 2 जनवरी 1954 में। ये भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। पहले 3 रेसिपिएंट जो थे वो थे सी गोपालाचारी, एस राधाकृष्णन एंड सीवी रमन। सीवी रमन जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था 1954 में। देन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे जिनको ये अवार्ड दिया वो थे जवाहरलाल नेहरू। 1955 में इन्हें अवार्ड दिया गया था। देन फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें 1962 में इसे दिया गया। फर्स्ट वुमेन जो थी वो थी इंदिरा गांधी, उन्हें 1971 में दिया गया। फर्स्ट फॉरेनर जो थे वो थे खान अब्दुल गफ्फर खान, जिन्हें 1987 में भारत रत्न से नवाजा गया। देन सेकेंड फॉरेनर जो थे वो थे नेल्सन मंडेला, जिन्हें 1990 में अवार्ड दिया गया। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न पोस्टमसली, मतलब आफ्टर डेथ के बाद उन्हें भारत रत्न मिला, वो थे लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में इन्हें दिया। एंड वुमेन थी अरुणा आसिफ अली, जिन्हें 1997 में पोस्टमसली ये अवार्ड दिया गया। सचिन तेंदुलकर सबसे यंगेस्ट पर्सन है, उन्हें ये अवार्ड दिया गया था 2014 में। एंड उसके अलावा 2019 में जो भारत रत्न से नवाजा गया वो है प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका एंड नानाजी देशमुख। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है अबाउट भारत रत्न जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हाउ मेनी टीयर आर प्रेजेंट इन द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 टीयर। सो कितने टीयर प्रेजेंट होते हैं पंचायती राज सिस्टम में, ये पूछा गया था, तो 3 टीयर होता है। जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, ठीक है। सो ये होता है 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम में। इसके अलावा बलवंत राय मेहता जो है वो फादर ऑफ पंचायती राज कहलाते हैं। ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव पंचायती राज सिस्टम एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, एंड इन ऑल यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली एंड सर्टेन अदर एरियाज। तो कहाँ पर पंचायती राज लागू नहीं है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड यूटी में आता है दिल्ली। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है ये हमें बताना है। सो वो है एस्ट्रोजन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन ये जो हार्मोन है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये कोई प्लांट हार्मोन नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा 5 मेजर प्लांट हार्मोन है, नेमली ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, एबिसिसिक एसिड एंड इथिलीन। सो इसमें से प्रमोटर्स में जो आते हैं वो आता है ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, एंड इनहिबिटर्स में आते हैं एबिसिसिक एसिड एंड इथिलीन। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट एक डायग्राम में मैंने बताया है कि ये जो हार्मोन है इनका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आप ये इंपॉर्टेंट है, आप ये रीड कर सकते हो। ओके, बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द ट्यूब विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स इन प्लांट इज डैश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम। सो जाइलम ये ट्यूब जो है ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा मिनरल्स को डिजॉल्व करता है रूट से लीव्स तक। ओके, सो ये ध्यान में रखना होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम कैरीज द फूड डाउनवर्ड फ्रॉम लीव्स टू द रूट्स, ठीक है, वो फूड को कैरी करता है डाउनवर्ड फ्रॉम लीव्स टू द रूट्स। ओके, सो ये वस्क्यूलर सिस्टम है जिसके 2 टाइप्स है, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अनियंस, फार्मास्यूटिकल्स एंड प्रॉन आर रिलेटेड टू विच रिवॉल्यूशन एंड फादर ऑफ दैट रिवॉल्यूशन। मतलब हमें क्या बताना है कि अनियन, फार्मास्यूटिकल एंड प्रॉन ये कौन से रिवॉल्यूशन से बिलोंग करते हैं एंड इसके फादर कौन थे। सो आंसर हो जाएगा इसका सबसे पहले ऑप्शन डी, पिंक रिवॉल्यूशन, एंड इसके जो फादर थे वो थे दुर्गेश पटेल, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा ब्लू रिवॉल्यूशन के जो फादर थे वो थे डॉक्टर अरुण कृष्णन। गोल्डन रिवॉल्यूशन के थे निरपक तुतेज,
ग्रीन रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन, इन सबके जो फादर्स है वो गिवन है, आप ये ध्यान में रख सकते हो। काफ़ी बार व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर पूछे जाते हैं, वर्गीस कुरियन जो है वो इसके फादर है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड में सारे जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है इंडिया के वो सारे गिवन है। रिवॉल्यूशन कौन से फील्ड है, फादर ऑफ रिवॉल्यूशन, उनका पीरियड, वो सारी चीज़ें गिवन है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, तो ये आप कंप्लीट ध्यान में रख लोगे क्योंकि रिवॉल्यूशन पे काफ़ी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको ये चार्ट याद होगा तो डेफिनेटली आप रिवॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर मार्क कर पाओगे। ओके, पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। सो इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है, तो वो है ऑप्शन डी, पार्ट 4A। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जितने भी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे यहाँ पे मेंशन किए। 25 पार्ट्स है टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 शेड्यूल्स है एंड 448 आर्टिकल्स है। ठीक है, सो ये इसमें हमने जो मेंशन किया है वो है 25 पार्ट्स। तो आप देख सकते हो पार्ट ए में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आता है अंडर 1 to 4 आर्टिकल। ओके, ये जो लिस्ट है आर्टिकल की ये आपके लिए मैंने मेंशन की है। टोटल 25 पार्ट्स और उसके अंडर में क्या आता है और वो कौन से आर्टिकल्स के अंडर में आते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन के मैंने। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा Songkran festival is celebrated by which of the following religion? So इस फेस्टिवल को कौन सा रिलीजन मनाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्धिज्म। सो सोंक्रान फेस्टिवल जो है वो बुद्धिज्म रिलीजन जो है इसे सेलिब्रेट करता है। इसे संगकीन फेस्टिवल भी बोला जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश और कुछ पार्ट ऑफ आसाम में जो है इसे एज अ ट्रेडिशनल न्यू ईयर जो है मनाया जाता है। ठीक है, सो इधर बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो होती है इसे मनाती है। ठीक है, इसके अलावा ये फेस्टिवल जो है वो थाईलैंड में भी मनाया जाता है। ओके, सो यहाँ पे एक चार्ट गिवन है। बुद्धिज्म रिलीजन कौन से फेस्टिवल, मेजर फेस्टिवल मनाता है? लोसार काफ़ी बार पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना होगा। जैनिज्म में कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? सिखिज्म, पारसी फेस्टिवल एंड सिंधी फेस्टिवल। सो ये आपको आपके लिए जो चार्ट है ये गिवन है रिलीजन एंड उसी से जो फेस्टिवल एसोसिएटेड है वो सारी गिवन है, तो आप इसे पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज नॉट मैच करेक्टली विद द स्टेट ऑफ इट्स ओरिजिन। सो इनमें से कौन सा डांस फॉर्म करेक्टली मैच नहीं, ये हमें बताना है। सबसे पहले है भरतनाट्यम तमिलनाडु, नेक्स्ट है कथकली केरला, उसकी बात है कथक कर्नाटका। यही रॉन्ग है, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, वो कर्नाटका से नहीं बिलोंग करता है। सो ये रॉन्ग पेयर है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से बिलोंग करता है, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा, सत्रिया आसाम, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला। सो ये हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म है। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फ्लावर इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो इनमें से कौन सा फ्लावर का पार्ट है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो वो है पिस्टल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिस्टल जो है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके अलावा स्टेमन जो है ना वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, जिसके अंदर आता है एंथर एंड फिलामेंट। ओके, सो वो फीमेल है। इसके अलावा पिस्टल मैंने आप लोगों को कहा कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर वो करेक्ट हो जाएगा। एंड सीपेल जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, वो एक सिपेल जो है ना वो एक पार्ट है फ्लावर का, वो कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस इमेज में देख सकते हो कि पिस्टल में ही स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आता है एंड स्टेमन में जो है एंथर एंड फिलामेंट आता है। तो स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इस प्लांट का। ठीक है, एंड फीमेल जो है वो है पिस्टल। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे जो है वो एक पार्ट है फ्लावर्स के। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल स्टाइल द राम टेम्पल एट अयोध्या विल बी कंस्ट्रक्टेड। सो इनमें से कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल से राम टेम्पल जो है अयोध्या का वो कंस्ट्रक्ट होने वाला है? आंसर है ऑप्शन डी, नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, सो ये स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के में जो है अयोध्या टेम्पल जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो इस स्टाइल में होने वाला है। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 161 फीट की होने वाली है एंड इसमें 5 डोम्स में इसे बनाया जा रहा है। पहले जो डिसाइड किया था वो 2 डोम्स में ही बनने वाला था, अभी ये 5 डोम्स में बनने वाला है एंड इनके जो आर्किटेक्ट है वो है चंद्रकांत सोमपुरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के पार्टीशन के बाद इनमें से कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो वो था स्वदेशी मूवमेंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट स्लाइड में फ्रीडम मूवमेंट जो है वो गिवन है।
इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। आप स्वदेशी मूवमेंट की बात करो, आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करो, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये कौन से साल में आया था और ये किससे रिलेट करता है, क्या सिग्निफिकेंस है उसके, पूछे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये चार्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान में रखना होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु रिटन द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। सो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इस बुक को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द लोधी डायनास्टी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहलोल लोधी जो थे उन्होंने इस डायनास्टी को फाउंड किया था। इसके अलावा जो सल्तनत ऑफ दिल्ली में जो 5 डायनास्टीज़ आती है इंपॉर्टेंट, वो डायनास्टीज़ गिवन है, उनके फाउंडर्स गिवन है और वो कौन से टाइम पर वो पाई गई वो भी पीरियड मेंशन है। जैसे आप देख सकते हो स्लेव डायनास्टी वो 1206 टू 1290 के बीच में था और जिसे फाउंड किया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। खिलजी डायनास्टी 1290 टू 1320 एंड इसको जो फाउंड किया था वो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। ठीक है, देन तुगलक भी आपको ध्यान में रखना है, लोधी मैंने आप लोगों को बताया, एंड सैयद डायनास्टी ऑल्सो। ओके, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड उसी डायनास्टीज़ में मैंने और कौन से इंपॉर्टेंट रूलर रह चुके हैं उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने किस डायनास्टी के अंडर के रूलर थे ये पूछा गया। सो आंसर हो जाएगा खिलजी डायनास्टी। सो आपको उसके अंडर के रूलर्स भी ध्यान में रखने हैं एंड उस डायनास्टी के फाउंडर भी ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, फर्स्ट जनरल इलेक्शन वेर हेल्ड इन विच ईयर। आंसर हो जाएगा 1951-52 में जो है वो पहले जनरल इलेक्शन हुए। ठीक है, जो कि हुए थे 25 अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुआ था, 21 अक्टूबर 1952 तक वो चले थे। तो सबसे पहला जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था 51-52 के सेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, Who among the following introduced the doctrine of lapse? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डेलहाउजी। इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फर्स्ट रेलवे लाइन। ठीक है, एंड इन्होंने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए भी काम स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जो है कुछ रिफॉर्म्स और एक्ट कब पास हुए, ठीक है, और उसे किसने इंट्रोड्यूस किया ये दिया हुआ है और इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट वन है वही मेंशन है, तो आपको ये सारे ध्यान में रखना होंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी काफ़ी बार पूछा गया है, देन गांधी इरविन पैक्ट भी पूछा जाता है, रॉलेट एक्ट भी पूछा जाता है, प्रोहिबिशन ऑफ सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड ये कब आया और इसे किसने इंट्रोड्यूस किया ये भी पूछा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स और एक्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। इनमें से कौन सा टॉपिक जो कि स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोल टैक्स, जो कि स्टेट लिस्ट में आता है। द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ द 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इज नोटिफाइड थ्रू द 3 काइंड ऑफ द लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट में टोटल 100 सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टेट लिस्ट में 61 आते हैं एंड कॉन्करेंट में 52 सब्जेक्ट आते हैं। और एक रेसिड्यूरी लिस्ट होता है, इसका मतलब ये होता है जो कि यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट में नहीं आते हैं वो सारे रेसिड्यूरी में आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, यूनियन में जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं स्टेट एंड कॉन्करेंट। ठीक है, वैसे तो लिस्ट काफ़ी बड़ी है बट ये इंपॉर्टेंट वन है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ अशोका। अशोका का लास्ट बैटल कौन सा था? वो था बैटल ऑफ कलिंगा। ओके, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो फॉट किया गया था, मतलब कि ये जो हुआ था ये हुआ था मौर्य एम्पायर अंडर अशोका एंड स्टेट ऑफ कलिंगा के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन विच स्टेट वॉज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। पंचायती राज जो है वो पहले कौन से स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया? तो वो राजस्थान में किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो 2 सेशन का गैप होता है वो मैक्सिमम कितना होता है? वो होता है 6th मंथ का। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, which fundamental right of the constitution says that the government shall not deny to any person in India equality before the law or equal protection of the law। आंसर हो जाएगा right to equality। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इनमें से
ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें जो हर एक नागरिक है इंडिया का उसके लिए समान अधिकार प्रदान करने की बात की जा रही है, तो वो राइट टू इक्वालिटी में की जा रही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसको मैंने डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये टोटल 6 जो है ये फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। अब ये कौन से आर्टिकल के अंडर में आते हैं एंड उस आर्टिकल को भी मैंने बताया कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 to 18 के बीच में आता है। 14 में आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 में आता है प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 16 में आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 17 में आता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 18 में आता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, ठीक है। आप देख सकते हो इसके अलावा ये जो लिस्ट है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, उसी आर्टिकल में और क्या इंक्लूड किया गया है वो सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है। सो ये आप अच्छे से रीड कर सकते हो। काफ़ी बार फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है और ज़रूरी नहीं आपको डेप्थ में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको ये पूछा जाता है कि राइट टू एजुकेशन जो है ये कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है, तो ये 21A के अंडर में आता है, ठीक है। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में, इस स्लाइड में ये बताया गया कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं कि जो कि इंडियन सिटीजन्स के लिए बनाए हैं बट फॉरेनर्स के लिए नहीं है, तो वो है 15, 16, 19, 21 एंड 30। एंड उसके नीचे का जो चार्ट है उसमें ये मेंशन है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये दोनों के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए भी एंड फॉरेनर्स के लिए भी। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट मिलिट्री कैंपेन इन सदर्न इंडिया। तो इनमें से पहला कौन सा सुल्तान था दिल्ली का जिन्होंने मिलिट्री कैंपेन जो है वो सदर्न इंडिया से स्टार्ट किया था, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम विच रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि इकलौता प्लैनेट है ये सोलर सिस्टम का जो कि रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, वो है वीनस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीनस इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट ट्रूली एग्जिबिट रिवर्स रोटेशन, ठीक है, अपोजिट करता है वो। वैसे तो वीनस एंड यूरेनस दो एक्सेप्शंस है, लेकिन अगर यूरेनस की बात की जाए तो वो स्लाइटली जो है ना वो टिल्टेड, मतलब कि वो मोर देन 90 डिग्री से टिल्ट करता है। तो अगर एग्जैक्ट बात की जाती है तो वीनस है, बट अगर एक्सेप्शंस में अगर आप लोगों को ऑप्शन में वीनस और यूरेनस रहेगा तो आप बोथ भी मार्क कर सकते हो, बट आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि यूरेनस जो है उसका रोटेशनल एक्सिस जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है। ओके, अब ये जो इमेज है आप इसमें देख सकते हो, आपको सबका जो डायरेक्शन है वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जो सारे अदर प्लैनेट है उनका जो रोटेशन है वो किस तरीके से आप अच्छे से देख सकते हो। ओके, आप यूरेनस का और नेपच्यून का देखोगे तो आपको नज़र आएगा अच्छे से, आप उन दोनों को देखिए और बाकी सबको देखिए तो आपको जो डिफरेंस है वो डेफिनेटली नज़र आएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक म्यूजिक ऑफ उत्तर प्रदेश इज संग टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोहर। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा फोक म्यूजिक है जो कि बच्चे की बर्थ पे गाया जाता है, वो है सोहर। ओके, सोहर इज संग टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। इसके अलावा उनके यहाँ पे वेडिंग पे कहार कास्ट जो है वो कारवा गाती है। नौका झाकड़ जो है वो एक बार्बर सॉन्ग है। एंड कजली और कजरी जो है ये सावन में फीमेल्स जो है वो गाती है। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द जालियनवाला बाग एट अमृतसर ऑन डैश टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919। मतलब इस दिन जो है लार्ज क्राउड जो है वो जालियनवाला बाग अमृतसर में जमा हो चुका था, जिसके तहत वो प्रोटेस्ट कर सके जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल इनका जो अरेस्ट हुआ था उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए ये क्राउड जो है 13 अप्रैल 1919 को जालियनवाला बाग अमृतसर में जमा हुआ था। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला यूनियन बजट किसने प्रेजेंट किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर.के. शनमुखम शेट्टी जो है उन्होंने 1947 में पहला यूनियन बजट जो है वो प्रेजेंट किया था। ठीक है,
ये प्रेजेंट हुआ था 26 नवंबर 1947 को। फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय जॉन मिथाई ऑन 28 फरवरी 1950। मतलब कि जब हमारा इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुका था उसके बाद में जॉन मिथाई ये पहले थे, 20 फरवरी को 1950 को इन्होंने पहली बार बजट घोषित किया था। ठीक है, और 1917 में पहली विमेन इंदिरा गांधी थी जिन्होंने बजट जो है अनाउंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने पहला इंडिया का नोबेल प्राइज जीता है लिटरेचर में इनकी बुक गीतांजलि के लिए। ठीक है, 1913 में इन्होंने ये प्राइज जीता था। नेक्स्ट स्लाइड में जो है नोबेल प्राइज के जो इंडिया से विनर्स है वो कौन से फील्ड से विनर है और कौन से ईयर में उन्होंने ये जीता ये गिवन है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हमने जो है उन्होंने लिटरेचर में जीता है 1913 में। देन है सीवी रमन, इन्होंने फिजिक्स में जीता था 1930 में। देन है हरगोविंद खुराना, इन्होंने मेडिसिन में जीता था 1968 में। मदर टेरेसा पीस में 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है उन्होंने फिजिक्स में जीता था 1983 में। उसके बाद अमर्त्य सेन ने जीता था इकोनॉमिक्स साइंस में 1998 में। वेंकटरमन रामकृष्णन ने जीता था केमिस्ट्री में 2009 में। कैलाश सत्यार्थी ने जीता था पीस में 2014 में। अभिजीत बैनर्जी जो है उन्होंने इकोनॉमिक्स साइंस में 2019 में नोबेल प्राइज़ जीता था। तो ये सारे इंडियन जो है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ विनर्स है ये आपको ध्यान में रखना होगा, कौन से फील्ड में जीता था, सारी चीज़ें गिवन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स की। अगर आपकी कोई भी टेक्निकल एग्जामिनेशन में अगर मैथ्स पूछा जाता है सो आप लोगों के लिए ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस ई बुक में जो है और इस वीडियो में जो है मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया गया है, उसी के साथ साथ जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स है, फॉर्मूलाज है, वो सारे इसमें कवर अप किए गए हैं। सो ये जो मैराथन है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। अगर आप लोगों को आपके मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, आपके सारे टॉपिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूलाज अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आपके लिए ये जो है ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो वीडियो भी चैनल पे अपलोडेड है मैथ्स की मैराथन के नाम से। एंड अगर आप इसका ई बुक परचेस करना चाहते हो तो ई बुक भी अवेलेबल है। सो दोनों फॉर्म्स अवेलेबल है, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है आप ले सकते हो। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डांस फॉर्म इज परफॉर्म बाय शेफर्ड कम्युनिटी ऑफ गोवा ड्यूरिंग नवरात्रि? सो कौन सा डांस फॉर्म है जो कि शेफर्ड कम्युनिटी गोवा की है, परफॉर्म करती है नवरात्रि के टाइम पर? तो वो है ऑप्शन बी धनगर। सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धनगर कम्युनिटी जो है गोवा की इसे परफॉर्म करती है नवरात्रि के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द बृहदेश्वरा टेम्पल द वर्ल्ड फर्स्ट टेम्पल बिल्ट फ्रॉम ग्रेनाइट लोकेटेड? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि बृहदेश्वरा टेम्पल जो है वो कहाँ पर है, जो कि वर्ल्ड का पहला ऐसा टेम्पल है जो कि ग्रेनाइट से बना था, बिल्ट किया गया था, तो वो है बृहदेश्वरा टेम्पल। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो गिवन है, जो कि आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे किसने बिल्ड किया, ये कौन से रिवर पे बनाया गया है, इसे और क्या कहा जाता है, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी से भी इसे नवाजा गया है। ठीक है, और ये इसे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट वाज बोरो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम डैश? सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने जो है इस सिस्टम को बोरो किया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। तो ये जो बोरो किया था ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया था। सो इसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरलैंड। ओके, सो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो है आयरलैंड से जो हमने बोरो किए है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट स्लाइड्स में कुछ प्रोविजंस हमने जो बोरो किए अदर कंट्रीज से वो गिवन है, जैसे कि यूके, यूएसए, देन आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया, यूएसएसआर, जर्मनी, कनाडा, साउथ अफ्रीका एंड आयरलैंड। यहाँ से हमने कौन सी चीज़ें बोरो की है वो गिवन है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रख सकते हो। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रेगुलर सॉइल इज अनदर नेम फॉर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लैक सॉइल। सो ब्लैक सॉइल को जो है कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है। ओके, सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेयर ऑफ सॉइल दैट इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द सरफेस एंड हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज नोन एज? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमस। हमस जो है वो हमारा जो सरफेस होता है इससे ऑलमोस्ट पैरेलल होता है।
सो आप देख सकते हो इस इमेज में लेयर्स ऑफ सॉइल्स गिवन है, हमस, फिर आता है टॉप सॉइल, फिर आता है सब सॉइल, फिर आता है वेदर पैरेंट मटेरियल, फिर आता है बेड रॉक। ठीक है, तो ये होते हैं लेयर्स ऑफ सॉइल। और नीचे कुछ हॉरिजॉन, सॉइल के जो हॉरिजॉन्स है वो भी गिवन है, जो कि आप देख सकते हो। OAEBCR ये सारे हॉरिजॉन्स होते हैं सॉइल के। सो आप ये दोनों इमेजेस आप लोगों के लिए मेंशन किए, आप उसमें से देख सकते हो। ओके, सो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिल्ली गेट्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू डैश। दिल्ली में जो विंटर रेनफॉल होता है वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ऑफ डैश डिपॉजिट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एलुवियल। सो नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्म्ड होता है एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट के वजह से। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज डैश। सो बेकिंग सोडा को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। सो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा वॉशिंग सोडा को क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, देन कॉस्टिक सोडा को क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड अल्कली मेटल ऑक्साइड जो है वो सोडियम ऑक्साइड को कहा जाता है। ओके, सो ये आपको केमिकल नेम ध्यान में रखने होंगे, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु हैज़ बिन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता जो है उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल नेम व्हेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ राष्ट्रपति भवन वाज कंप्लीटेड इन 1929। ठीक है, सो ओरिजिनल नाम बताना है हमें राष्ट्रपति भवन का। सो आंसर है ऑप्शन बी वाइसरॉय हाउस। इसे अंटिल 1947 तक वाइसरॉय हाउस कहा जाता था। ठीक है, और आफ्टर 1947 इसे राष्ट्रपति भवन से जाना जाता है। ठीक है, सो बिफोर 1947 वाइसरॉय हाउस, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए आर्टिकल 370। सो किस आर्टिकल में स्पेशल स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर को दिया गया? सो आर्टिकल 370 के तहत दिया गया। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा आर्टिकल 366। तो अंडर आर्टिकल 366 जो है वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो इलेक्शन जो है उसका प्रोसीजर होता है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड्स में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो मेंशन किए हुए हैं। सो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स जो है वो दी हुई है। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑल द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक स्लाइड्स हैव बीन फाउंड इन सीक्वेंस। सो इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जिसपे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक इन साइट्स को सीक्वेंस में फाउंड किया गया? तो वो है ऑप्शन सी बेलन वैली। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेलन वैली ये ऐसी साइट है जहाँ पे इन तीनों को है सीक्वेंस में जो है वो पाया गया है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड ऑफ इंडियन नेवी लोकेटेड। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। सो वेस्टर्न नेवल कमांड इंडियन नेवी का जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है ये पूछा जा रहा है। सो वो है मुंबई में। 3 कमांड्स है इंडियन नेवी में, ईस्टर्न नेवी, वेस्टर्न नेवी एंड सदर्न नेवी। सो ईस्टर्न नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो विशाखापट्टनम में है, वेस्टर्न का जो है वो मुंबई में है एंड सदर्न का जो है वो कोच्चि में। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस फिनोमेना रमन इफेक्ट डिस्कवर्ड बाय नोबेल लॉरेट सीवी रमन इज रिलेटेड टू विच फील्ड ऑफ फिजिक्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइट स्कैटरिंग। सो रमन इफेक्ट ये फेमस फिनोमेना जो कि डिस्कवर किया गया था सीवी रमन द्वारा, ये लाइट स्कैटरिंग फील्ड से रिलेट करता है फिजिक्स की। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन ट्रेड विंड फ्लो इन नदर्न हेमिस्फीयर। कौन से डायरेक्शन में जो है ट्रेड विंड फ्लो करती है नदर्न हेमिस्फीयर में? सो वो करती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज फाउंडेड ऑन। सो दिल्ली विधानसभा जो है वो फाउंड हुआ था 7 मार्च 1952 को। दिल्ली विधानसभा के जो स्पीकर है वो है राम निवास गोयल, डिप्टी स्पीकर है राखी बिरला, लीडर ऑफ द हाउस है अरविंद केजरीवाल, डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस है मनीष सिसोदिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन है रामवीर सिंह भदौरी। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 में स्पेशल स्टेटस जो है वो दिया गया था दिल्ली को। दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गया था। ओके, द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो नोन एज दिल्ली विधानसभा, ठीक है, जो कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। एट प्रेजेंट जो है 70 मेंबर्स है यहाँ पर। ओके, ये जो है असेंबली जो है वो 7 मार्च 1952 को जो है वो फाउंड किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इसी जो इनॉग्रेट किया गया था वो होम मिनिस्टर KN कज्जू द्वारा किया गया था। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट
क्वेश्चन होगा हमारा, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ, इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन? आंसर हो जाएगा पैनक्रियास। सो इनमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन को सिक्रेट करती है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैनक्रियास। सो इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस करती है पैनक्रियास एंड इसे हेल्प करती है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे एक टेबल मेंशन है जहाँ पे हार्मोन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और उनके क्या फंक्शंस है वो गिवन है। सो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो फाइनेंस कमीशन जो है वो किस आर्टिकल के अंडर में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? तो वो आता है आर्टिकल 280 के अंडर में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द समर मॉनसून? समर मॉनसून किसे कहा जाता है? साउथ वेस्ट मॉनसून को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आता है, जिसमें विंड जो होती है वो लैंड टू सी ब्लो होती है। इसके अलावा साउथ वेस्ट मॉनसून जो है उसे समर मॉनसून भी कहा जाता है, जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है, इसमें विंड जो होती है वो सी टू लैंड ब्लो होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डैश इज अ टिश्यू दैट लाइंस द इनसाइड ऑफ द आईलिड एंड कवर द स्क्लेरा, जो कि वाइट पोर्शन होता है आई का। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंजक्टिवा। कंजक्टिवा जो है ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि आईलिड के अंडर में होता है और जो कि स्क्लेरा जो है उसे कवर करता है, मतलब कि वाइट पोर्शन को कवर करता है, तो वो होता है कंजक्टिवा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप ये पिक्चर में देख सकते हो एंड इस पिक्चर के साथ साथ साइड में उसके फंक्शंस भी गिवन है, जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हो लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो क्या करती है, देन कंजक्टिवा जो है वो क्या करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द स्मॉलेस्ट बोन कॉल्ड स्टेपीज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड इन द डैश? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिडल ईयर। सो ईयर जो है वो 3 पोर्शन में डिवाइडेड होता है, इनर ईयर, मिडल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर। ओके, सो सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में वो होती है स्टेपीज, जो कि ईयर में होती है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया कि वो ईयर के कौन से पोर्शन में होती है, तो वो होती है मिडल ईयर में, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट्स फुट इज अ डिसीज कॉज्ड बाय? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फंगी। फंगी के वजह से होता है एथलीट्स फुट, सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से किसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो वो है डी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी.आर. अम्बेडकर, उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द विजय स्तंभ ऑफ चित्तौड़गढ़ वॉज बिल्ट टू कमोमरेट द विक्ट्री ऑफ राणा कुंभा इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बैटल ऑफ सारंगपुर। सो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि विजय स्तंभ जो था चित्तौड़गढ़ का वो बनाया गया राणा कुंभा की विक्ट्री पर, तो वो जो विक्ट्री हुई थी वो किस बैटल में हुई थी? तो वो हुई थी बैटल ऑफ सारंगपुर। इस बैटल में राणा कुंभा की जीत हुई थी एंड जीत के बाद जो है विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ का है वो बिल्ड किया गया था। सो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, बैटल ऑफ सारंगपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लेक लाई टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, चिलिका लेक। सो चिलिका लेक जो है वो उड़ीसा स्टेट में है, टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। ये जो है ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डैश इज अनादर नेम फॉर रिवर दक्षिण गंगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गोदावरी। गोदावरी जो है वो दक्षिण गंगा का दूसरा नाम है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आफ्टर गंगा गोदावरी जो है वो इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है और गोदावरी जो ट्रेन करती है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र इन स्टेट्स में वो ट्रेन करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, Koleru Lake, which is one of the largest freshwater lake in India, is located between Krishna and Godavari deltas in which state? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। सो कोलेरू लेक जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, जो कि कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में है। ठीक है, सो वो कौन से स्टेट में आता है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, Which of the following river does not originate in India? आंसर हो जाएगा घगरा। सो घगरा रिवर जो है वो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं करती है। इसके अलावा रवि रिवर जो है वो इंडिया से है, ब्यास रिवर जो है वो भी इंडिया से है, चेनाब वो भी इंडिया से है। ठीक है, घगरा रिवर जो है वो टिबेटियन प्लेटो में आती है, मानसरोवर लेक, मतलब वो नेपाल की लार्जेस्ट रिवर है। ओके, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव कोस्टल लाइन? इंडिया में कितने स्टेट्स जो है जो कि कोस्टल लाइन से अटैच्ड है? सो वो है 9 स्टेट्स, आप इस मैप में देख सकते हो। 9 स्टेट्स में आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये स्टेट्स जो है इनको कोस्टल लाइन टच करती है, ओके। और 2 यूटी है, दमन एंड पुडुचेरी, ये 2 यूटीज को भी कोस्टल लाइन टच करती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और 2 आइलैंड्स, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये 2 आइलैंड भी कनेक्ट करते हैं कोस्टल लाइन से। कोस्टल लाइन की जो अगर लेंथ की बात की जाए तो वो है 7516 किलोमीटर की, जिसमें मेन कोस्टल लाइन जो है वो है 5422 एंड इंडियन आइलैंड जो है वो है 1197, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इंडिया की जो टच करती है वो गुजरात स्टेट को करती है, मोर देन 1600 किलोमीटर लॉन्ग जो है वो गुजरात से ही कनेक्ट करती है। इसके अलावा सबसे अगर स्मॉलेस्ट कोस्टल लाइन की बात किया जाए तो गोवा आता है, जो कि 101 किलोमीटर लॉन्ग है, ओके। और इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ईस्टर्न कोस्टल लाइन एंड वेस्टर्न कोस्टल लाइन, ओके। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कोस्टल लाइन पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट लाइज द डैश, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोस्टल प्लेन। सो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में जो है क्या लाई करता है, कोस्टल प्लेन करता है, जिसकी मैंने आप लोगों को बताया कि कोस्टल प्लेन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रन ऑफ कच्छ, कोंकण कोस्ट, मलाबार कोस्ट, काठियावाड़ कोस्ट, ये जो है ना ये आता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ओके। और ये ईस्टर्न वाला आता है उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट, ये जो आता है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का पार्ट है, ओके। सो ये दोनों आपको ध्यान में रखने होंगे कि वेस्टर्न कोस्टल में कौन से इंक्लूड होते हैं, ईस्टर्न में कौन सा इंक्लूड होता है। अगेन आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि वेस्टर्न में कौन सी स्टेट्स कवर अप होती है, तो वो होती है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। एंड ईस्टर्न की बात की जाए तो ईस्टर्न में कवर अप होती है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ओके। ये ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा बाकी कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वेस्टर्न घाट मैंने आप लोगों को बताया कि वेस्टर्न घाट आर एलिवेटेड एंड कंटिन्यूअस रेंज ऑफ माउंटेन्स। वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो नोन एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र। वेस्टर्न घाट इज नोन एज नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटक एंड तमिलनाडु। वेस्टर्न घाट इज नोन एज अनामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल इन केरला, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एंड ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूस होता है एंड लो हाइट माउंटेन रेंजेस होते हैं, ठीक है। और जो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का इज द जिंदाघारा पीक, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अबाउट कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी, ओके। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द बरखान टोपोग्राफी इज एसोसिएटेड विथ विच अमंग द फॉलोइंग फिजिकल डिवीजन? सो बरखान टोपोग्राफी जो है वो किससे रिलेट करती है, इनमें से कौन से फिजिकल डिवीजन से वो रिलेट करती है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डेजर्ट रीजन। सो वो डेजर्ट रीजन से एसोसिएटेड है बरखान टोपोग्राफी, आप देख सकते हो। ये जो होता है ना बरखान ड्यून, मतलब कि ये सैंड ड्यून का जो ये आप पोर्शन देख रहे हो जो कि क्रिसेंट शेप का बना हुआ है, इसे बरखान टोपोग्राफी कहा जाता है, बरखान ड्यून कहा जाता है, ओके। सो ये डेजर्ट रीजन से एसोसिएटेड है, ओके। हमारा जो इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिमालयन माउंटेन, नदर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड। कोस्टल प्लेन के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया, बाकी सारी चीज़ें हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे, ओके। सो बरखान टोपोग्राफी अगर आप लोगों को पूछा जाए तो वो डेजर्ट रीजन से एसोसिएटेड है, ओके। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल ब्रेथ थ्रू अ स्किन? इनमें से कौन सा एनिमल है जो स्किन से ब्रेथ करता है? तो वो है फ्रॉग, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ, कौन से एक्ट के तहत उसे एस्टैब्लिश किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिसीज? इनमें से कौन सा जेनेटिक डिसीज नहीं है, हमें ये पूछा जा रहा है, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज़ेरोफ्थैल्मिया जो है वो जेनेटिक डिसीज नहीं है। उसके अलावा जो कलर ब्लाइंडनेस है, डाउन सिंड्रोम है, हेमियोफिलिया है, ये सारे जो है जेनेटिक डिसीज है। जेनेटिक डिसीज क्या होता है? इट इज अ डिसीज दैट इज कॉज्ड बाय द चेंज और अ म्यूटेशन इन अ इंडिविजुअल डीएनए सीक्वेंस, ओके। यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स का लिस्ट जो है वो दिया है आप लोगों के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जेनेटिक है कौन सा नहीं है, तो जो भी इंपॉर्टेंट वन है उसका लिस्ट यहाँ पे गिवन है, तो आप ये लिस्ट ध्यान में रख सकते हो। और जो इस क्वेश्चन का आंसर था ज़ेरोफ्थैल्मिया, ये जो है ये जेनेटिक डिसीज नहीं है, ये जो डिसीज होता है ये विटामिन ए के डिफिशियंसी की वजह से होता है, ओके। सो ये आप ध्यान में रख सकते हो। एंड जेनेटिक डिसीज की जो टाइप्स है वो होता है सिंगल सेल डिसऑर्डर की वजह से,
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मल्टीफैक्टरल डिसऑर्डर एंड माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। तो ये है जेनेटिक डिसीजेस के जो टाइप्स होता है वो ये है, मोस्ट कॉमन टाइप्स। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज को फाउंड किया गया 1875 में। आप इस टेबल में देख सकते हो 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसे लाया गया। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये टेबल जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि हमें काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो मूवमेंट, सभा या फिर समाज पे पूछे जाते हैं। इधर आपको ये पूछा जाएगा कि वो कब फाउंड किया गया, ईयर पूछा जा सकता है, कहाँ पर किया गया आपको लोकेशन पूछा जा सकता है, और किसके द्वारा किया गया आपको वो भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस टेबल में दी जा रही है, एंड इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वन है वो सारे इंक्लूडेड है। तो आप ये टेबल को ध्यान में रख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच डायनास्टी बिल्ड द टेम्पल ऑफ खजुराहो। सो खजुराहो टेम्पल को कौन सी डायनास्टी ने बिल्ड किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंदेला डायनास्टी ने इसे बिल्ड किया है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट जो है ये एक हिंदू टेम्पल है जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में आता है। इसे बिल्ड किया गया था बिटवीन 950 AD एंड 150 AD बाय अ चंदेला डायनास्टी रूलर। और ये जो टेम्पल है जिस स्टाइल से बना है, आर्किटेक्चरल स्टाइल, जैसे कि अभी मैंने बताया था आप लोगों की अयोध्या का टेम्पल भी नागारा स्टाइल से बना है, ये भी टेम्पल नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से ही बना हुआ टेम्पल है। सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंदेला डायनास्टी ने जो है इस टेम्पल को जो है बिल्ड किया है। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस एजुकेशनल रिफॉर्म। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। सो अकबर ये रूलर मुगल एम्परर थे, उन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म को जो है इंट्रोड्यूस किया। सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्लेस एंड लीडर ऑफ द रिवॉल्ट दिया हुआ है, एक साइड प्लेस है, तो दिल्ली जो रिलेट करता है वो बहादुर शाह 2 के साथ होता है। सेंट्रल इंडिया जो है वो बी का आंसर हो जाएगा 3, रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ का आंसर होगा फर्स्ट, बेगम हजरत महल, एंड डी का आंसर होगा कानपुर का तात्या टोपे। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 4, मतलब दिल्ली का हो जाएगा बहादुर शाह 2, सेंट्रल इंडिया का हो जाएगा बी का 3, रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ सी का हो जाएगा फर्स्ट, बेगम हजरत महल, एंड डी कानपुर का हो जाएगा तात्या टोपे 2। दैट इज ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब उस प्लेस के वो लीडर थे उस रिवॉल्ट के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द पेयर गिवन बिलो इज करेक्टली मैच्ड। बताना है हमें कौन सी इनमें से पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है। सबसे पहला है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि मिजोरम में मनाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। हॉर्नबिल जो है वो मिजोरम में नहीं मनाया जाता है, वो नागालैंड में मनाया जाता है, इसलिए ये गलत पेयर है। लुसार जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है, येस इट इज़ करेक्ट। एंड कराची पूजा जो है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है, ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स ओनली 2 and 3 जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट जो है वो गलत है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑन बी, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन विच द रिजोल्यूशन फॉर द मूवमेंट वॉज पास्ड। एक साइड अभी हमें क्या दिया हुआ है, मूवमेंट दिया हुआ है और उसका सेशन दिया हुआ है, मतलब कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कहाँ से किस सेशन में वो पास्ड हुआ, तो वो नागपुर सेशन में पास्ड हुआ, यस ये जो है ये करेक्ट है। देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो कराची सेशन से स्टार्ट हुआ, ये भी करेक्ट है। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कलकत्ता सेशन से उसे पास किया गया, तो ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स जो तीनों का जो सेशन दिया हुआ है मूवमेंट का वो एग्जैक्टली करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3, मतलब सारा का सारा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। कौन से अमेंडमेंट के तहत जो वोटिंग एज है वो रिड्यूस कर दिए गए, 21 से 18 ईयर्स हो चुके थे। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61st अमेंडमेंट के तहत ये चेंज लाया गया, जिससे जो वोटिंग एज थी वो 21 से 18 साल कर दी गई। ये जो अमेंडमेंट आया 61st, ये 1989 में आया था। इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो 42nd अमेंडमेंट है 1976 वाला, वो लेंथीएस्ट अमेंडमेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस किए गए। ओके, सो एग्जामिनेशन में अगर आप लोग क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि लेंथीएस्ट अमेंडमेंट कौन सा है, तो वो है 42nd। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल आउटलॉ द प्रैक्टिस ऑफ सती ड्यूरिंग हिज गवर्नरशिप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो ये जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने अपने शासनकाल में सती प्रथा को क्या कर दिया था, अवैध घोषित कर दिया था। ओके, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी इंडिया के और बंगाल के गवर्नर जनरल रह चुके हैं, मतलब उनकी सारी यहाँ पे लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, सबसे पहले जो गवर्नर ब्रिटिश गवर्नर जनरल बंगाल में जो थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद
फिर से 1772 से 1785 तक जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो थे वॉरेन हेस्टिंग। इसके अलावा आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप सारी ध्यान में रख सकते हो। और पहले इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के जो गवर्नर जनरल बने वो थे सी गोपालचारी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। फिर किसने सती प्रथा को खारिज किया, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। फिर उसके अलावा और भी जो भी गवर्नर जनरल रह चुके हैं और जिन्होंने क्या क्या चीज़ें की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो सारी आप वीडियो पॉज करके भी रीड कर सकते हो या फिर आप ई बुक के माध्यम से भी इसे पढ़ सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ डैश एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल। सो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि द चार्टर एक्ट जो 1833 में आया था, इसके तहत क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था वो चेंज करते गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो चुका था। ठीक है, सो हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इंडिया से मतलब इंडिया जो हुआ उससे पहले क्या हुआ करता था, तो वो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जब चार्टर एक्ट आया 1833 में तो वो चेंज होके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था। ओके, सो इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डिफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज और डिसऑर्डर। आंसर हो जाएगा एनीमिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से जो है एनीमिया होता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो, एक साइड में आपको विटामिन गिवन है, विटामिन के केमिकल नेम गिवन है एंड उसके वजह से होने वाले डिफिशिएंसी, उसकी डिफिशिएंसी के होने के वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं वो भी गिवन है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार विटामिन रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी बार मिनरल रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिनरल में आता है कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, कॉपर एंड आयरन। तो उनकी कमी की वजह से कौन सा डिजीज होता है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। काफ़ी बार कैल्शियम रिलेटेड पूछा जाता है, ब्रिटल बोन्स एंड टूथ डीके। ठीक है, एंड फॉस्फोरस की कमी की वजह से बैड टीथ एंड बोन। आयोडीन की कमी की वजह से ये जो लिस्ट है आपको कंप्लीट ध्यान में रखनी होगी 16 विटामिन एंड मिनरल की, जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन। आंसर हो जाएगा बी, 22 जुलाई 1947 को इंडियन फ्लैग को जो है अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। प्रीएम्बल पास हुआ 22 जैन 1947 को। फ्लैग 22 जुलाई 1947। कॉन्स्टिट्यूशन जो आया हुआ है 26 जनवरी 1950 एंड नेशनल सॉन्ग जो अडॉप्ट हुआ वो 24 जैन 1950 को जो है। इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया गया, उसकी डेट्स मेंशन किए, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे इज लोकेटेड एट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदराबाद। सो साउथ सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो सिकंदराबाद में। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी रेलवे के जो भी इंपॉर्टेंट जोन्स है उनके हेडक्वार्टर्स गिवन है, उनसे कब लाया गया एंड उनके हेडक्वार्टर, ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हो। आप कोई रेलवे के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो तो ये क्वेश्चन एक आधा पूछ ही जाता है, कभी डेट पूछा जाएगा या फिर कभी हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जो है जो भी फर्स्ट थे, मतलब फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो हुई थी इंडिया में, वेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट, वो यहाँ पे इस टेबल में मेंशन है। जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट इंडिया, पहले ब्रिटिश जो इंडिया में आए थे वो थे थॉमस रॉय। फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम जो इंडिया में आए थे वो थे फा हिन। उसके अलावा फर्स्ट जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पहले जज कौन थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, डॉक्टर नजेंद्र सिंह। देन है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब आईएनसी के सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने, तो वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो ओपन हुआ इंडिया में वो कहाँ पर हुआ था, वो कलकत्ता में हुआ था 1727 में। ठीक है, ये जो है ना, ये फर्स्ट वाले मैंने 3 स्लाइड्स में जो भी इंपॉर्टेंट वन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये आप लोगों के लिए मेंशन किया हुआ है। आप लोग को ई बुक अगर परचेज करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी उसमें, जो कि आपको जब जिस तरह रीड करना है, जो भी ध्यान में रखना है, आप रख सकते हो। तो ये कंप्लीट काफ़ी सारे क्वेश्चन है फर्स्ट बेस्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ रिलेटेड भी इसमें आता है, इसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी आता है, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाती है फर्स्ट वाली। इसलिए अगर आप ई बुक लेते हो तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऑलरेडी ई बुक जो है वो
कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुका है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। सो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी क्वेश्चंस को डिस्कस किए, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की, काफ़ी सारे टेबल्स के माध्यम में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आने वाले डेज में कौन सी सेशंस की रिक्वायरमेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।